अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो था वो प्रॉपर पावर सेट और इम्प्रॉपर सेट की डेफिनेशंस की थी और उसके साथ हमने अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था कल। ठीक है, आज जो है मैं आपको थोड़ी सी जो इसकी रिमेनिंग जो थी वो कुछ पॉइंट्स रह गए थे नोट, वो करवा दूंगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी पढ़ देंगे आज। तो बेटा इसकी पहला पॉइंट अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है ऑल दी सबसेट। अब जब मैं सबसेट बोलूँ या मैं सेट बोलूँ या मैं प्रॉपर सेट बोलूँ या मैं पावर सेट बोलूँ तो आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले डेफिनेशंस करवाई हैं मैंने। तो आपको जब भी ये वर्ड्स बोले जाएं तो आपको इसका मीनिंग माइंड में हो, देन आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो समझ आएंगे। ऑल दी सबसेट ऑफ अ सेट, कि एक सेट जो है उसके जितने भी सबसेट होंगे एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ। देखिए जब आप सबसेट बनाते हो तो जब आप सारे सबसेट लिख देते हो, जो लास्ट वाला होता है वो पूरे का पूरा क्वेश्चन ही होता है। तो उसने कहा है वो एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ, कि वो जो लास्ट वाला है उसके अलावा जो बाकी जितने भी सबसेट बनेंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। तो ये बात तो हमने देखी थी। हमने कहा था कि सबसेट में हम सारे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, और प्रॉपर सबसेट में सारे लिखते हैं, लेकिन जो एंड वाला होता है ना सबसेट में लिखा हुआ वो ख़त्म कर देते हैं, तो जो बाकी बचे वो सारे सब प्रॉपर सबसेट बन जाते हैं। तो उसने ये बात यहाँ पर जो है ना वो लिखी हुई है रिटर्न फॉर्म में, कि उसने कहा सिर्फ एंड वाला नहीं आता, बाकी सारे अगर हम सबसेट लिख दें पूरे के अलावा तो वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होते हैं किसी भी सेट के, किसी भी क्वेश्चन के। प्रोसीजर ऑफ राइटिंग सबसेट। अब उसने कहा प्रोसीजर क्या होता है सबसेट को राइट करने का। फर्स्ट आपको मैंने बताया है कि क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट लिखते हैं किसी भी सेट के जब सबसेट लिखने हो। जैसे यहाँ पर ये 1 2 एग्जाम्पल दी है, इसके सबसेट लिखे, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले एम्प्टी सेट आया, फिर सिंगल्टन सेट्स सारे एक एक वाले। मैंने आपको उस दिन बताया था कि सिंगल्टन सेट की डेफिनेशन आएगी, तो ये यहाँ पर लिखी हुई है। उसने कहा देन आपके पास सिंगल्टन सेट आएंगे। सिंगल्टन सेट, तो बेटा सिंगल्टन सेट में ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड द सिंगल्टन सेट। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखूँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस सेट, ये एक सेट है, इसमें सिर्फ एक नंबर एलिमेंट नज़र आ रहा है, इसका सिर्फ एक मेंबर, तो ये सिंगल्टन सेट है। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगल्टन सेट होता है। एक सेट के जब हम सबसेट बनाते हैं तो बेटा जो पहले एक एक वाले लिखते हैं तो वो सिंगल्टन सेट ही हुए, वो सब सेट भी तो होते हैं। हमने इसके सब सेट बनाए, सब सेट का मतलब था इसके अंदर से बनने वाले सेट, तो वो खुद सेट भी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट उसने लिखा, फिर उसने कहा सेट, उसने साथ में ब्रैकेट डाल के ना उसकी डेफिनेशन कर दी है। उसने कोई अलग से डेफिनेशन नहीं लिखी सिंगल्टन सेट की, लेकिन उसने क्या किया कि दरमियान में ही ब्रैकेट डाल के कर दी। तो आपने जब नोटबुक पे होमवर्क करना है तो आपने क्या करना है, मुझे ये डेफिनेशन अलग से हेडिंग डाल के लिखनी है कि डिफाइन सिंगल्टन सेट, और साथ उसकी एग्जांपल दे देनी खुद, द सेट हैविंग 2 मेंबर्स एंड सो ऑन। फिर हम 2 वाले लिखते हैं, फिर 3 वाले एंड सो ऑन। जितना भी हमारे पास क्वेश्चन होता है, जितना लेंथी क्वेश्चन होता है उसके मुताबिक उसके सबसेट बन जाते हैं। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैंने आपको कहा था इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो खुद 2 सेट लिए दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जितने हैं। तो आप कहोगे तो वो तो सेम टू सेम है, तो बिल्कुल बस नाम उनको अलग अलग दे रही हैं, तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं जो बिल्कुल इक्वल होते हैं। मैंने आपको कहा था इसकी जस्ट डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, तो उन्होंने उसको वर्डिंग में लिखा है कि हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है इटसेल्फ। तो वो बात है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स, तो ये अच्छी तरह कर लेने हैं, सिर्फ लर्न करने हैं। लिखने वाली सिर्फ मैंने एक डेफिनेशन आपको दी है, और बेटा जो मैं आपको काम देती होती हूँ वो मुझे लिख के, तो लेक्चर के दौरान ही उसकी पिक्चर्स बना के अगर आप ग्रुप में सेंड कर दें तो इस तरह मैं आपका होमवर्क भी चेक कर लिया करूँ, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख के मुझे कॉपी पे इसकी पिक्चर सेंड करनी है अपने ग्रुप में जब लेक्चर हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉपर उसकी फिर चेकिंग होती है जब आपका लेक्चर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसलिए ये और ये पॉइंट हमने उस दिन कर लिया था। देयर इज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सिंगल्टन सेट। अब आपके पास एक सिंगल्टन सेट है बेटा, जैसे ये मैं आपको कहूँ इसके प्रॉपर सबसेट लिखिए। आपको अगर प्रॉपर सबसेट होता है पहले एम्प्टी फिर एक एक वाले, लेकिन एक एक वाला अगर मैं लिखूँ तो ये अगर प्रॉपर सबसेट कहूँ आपको मैं, तो आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट में वो पूरा नहीं आता, तो ये एक एक वाला ना हुआ, ये एक एक वाला तो है लेकिन ये तो पूरा बन गया, इसका मतलब ये नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा,
क्योंकि पूरे वाला प्रॉपर में नहीं आता, ये सबसेट में आता है। सारे प्रॉपर में एक ख़त्म कर देते हैं जो लास्ट वाला होता है पूरे वाला, तो ये जो बाकी बचते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो ये सिंगलटन सेट था, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट था। इसके जब प्रॉपर सबसेट बनाए तो वो सिर्फ एक ही बना, और वो कौन सा बना, वो बना एम्प्टी सेट। तो उसने यही बात यहाँ लिखी है कि देयर इज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सिंगलटन सेट। तो आप चाहे इसकी एग्जांपल दे दो नीचे कि ए हमारे पास था, तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या बने, सो प्रॉपर सबसेट, सिर्फ ये सिंगलटन बन गया। मैंने एग्जांपल नीचे लिख दी ताकि आप दोबारा बाद में पढ़ो तो आपको याद रहे। अच्छा 1.1 हमारी हो गई थी। अब हमने करनी है 1.2, और 1.2 से पहले आपको लॉ बाद में करवाऊंगी, पहले आपको इसके क्वेश्चंस करवा दूँ आज एक दो। क्वेश्चन 1 करने लगे हैं बेटा, यूनियन लेने का उन्होंने कहा है, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका करवाती हूँ। नोटबुक्स पे करना है आप लोगों ने, जितना भी है मैं आप करवाऊँ अपने सारा नोटबुक्स पे करना है। अच्छा जी, ए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट ए लिखा है, उसने कहा है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। बहुत इजी सा है ये, तो आपको ये सॉल्व करने को कहा है। वेरीफाई का वर्ड लिखा है, जब भी किसी क्वेश्चन में वेरीफाई का वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है कि दो साइड उसमें आपके पास गिवन होंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ होगी ही होगी जब उसने वेरीफाई करने को कहा। ठीक है, हम कह देते हैं कि पहले हम लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, तो वो लिखी हुई है ए यूनियन बी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपके पास ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन से ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 सो ऑन 10। सेंटर में यूनियन, फिर बी की वैल्यू, बी की जगह उसकी अब वैल्यू ले लेगी। इक्वल लाजमी डाल। अब इसका लेना है यूनियन। यूनियन आपको पहले भी लेना आता है। यूनियन का मतलब होता है कि जो कुछ इसमें है, जो कुछ इसमें है, सबको इकट्ठा करके लिख लें, कंबाइन करके लिख लें एक सीक्वेंस के साथ, तो आपके पास वो यूनियन आ जाता है। तो हम पहले देखते हैं इन बॉक्स, समझें ये बॉक्स है दो और इसमें डिफरेंट चीज़ें डाली हुई हैं, आपने इनको सीक्वेंस लगा के रखना है। तो पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 है। जो दोनों में एक दफ़ा भी नज़र आ रहा है उसको सीक्वेंस से लिखते हैं, जो 2 दफ़ा भी नज़र आ रहा है उसको भी एक बार ही लिखेंगे। 4 है, 5 6, देखिए इसका मतलब ये 1 2 3 सो ऑन का मतलब क्या है, 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता है 1 से शुरू होता है जो सेट, वो कौन सा होता है, वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। 4 5 सो ऑन जहाँ तक चलता जाए। तो इससे हमें ये पता चला, उसने खुद नहीं बताना कि इसके आगे कौन से नंबर आएंगे, ये आपको पता होगा। आप देखोगे कि 1 2 3 है, उन्होंने पहले 2-3 वैल्यूज़ में उनकी सीक्वेंस को जाहिर कर दिया। अब आपको खुद पता होगा कि ये सीक्वेंस होती थी नेचुरल नंबर की, जो 1 से शुरू होती थी और सीधी चलती चली जाती थी। तो इसका मतलब था इस सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन चलते जाते थे नंबर। उन्होंने हमें सिर्फ फर्स्ट 10 लेने को कहा, हमने उसके मुताबिक दे लिया। इसके बाद 4 भी है, इसमें 5 भी है, इसमें 6 भी है, इसमें 7 भी है, 7 तो इसमें भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 10 तक है लेकिन इसमें आगे भी है, तो वो 11 और 12, यानी सारे मिला के एक सीक्वेंस में जब आप लिख लोगे तो आपके पास यूनियन हो जाएगा। तो ये हमने यूनियन ले लिया, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। अब हमारे पास राइट हैंड साइड भी है, हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। तो बी की जगह बी की वैल्यू लिख दूं, क्वेश्चन से देख के बुक पे लिखा, दरमियान में यूनियन, यूनियन इसको कहते हैं यू से शो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ए लिखेंगे। ए आपके पास है 1 2 3, बुक से देख के लिखा 10 तक। अब फिर इसका यूनियन ले लेंगे। इसमें देखें सबसे पहले 7 लिखा है हमने, यहाँ 7 नहीं लिखना, हमने देखना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1, वो सीक्वेंस लाजमी अपने माइंड में रखना है। तो मैंने देखा सारी वैल्यूज़ आ रही थी 6 7 8 9 10 11 12 फिर से, तो ये हमने इसका यूनियन ले लिया। अब आप देखो क्या जो इस वाली साइड का आंसर था और इस वाली साइड का आंसर था वो सेम नहीं है, तो हमने ये बात प्रूफ कर दी कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही बात हमने वेरीफाई करनी थी। तो इसका बेटा ये मैंने पहला पार्ट आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करवाया है। इसी पे बेटा अब मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है। ये देखिए यहाँ ए लिखा है और यहाँ बी लिखा हुआ है,
इसका मतलब है कि पहले इस ए को लिया मैंने और मैंने इस ए से ये वाला पहला पार्ट सॉल्व किया। अब इस ए को आप लोगे और उससे ये दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। दो हो गए क्वेश्चन। फिर बी लोगे, समझे, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। फिर आप बी लोगे और इससे पहले वाला पार्ट सॉल्व करोगे, फिर बी लोगे उससे दूसरे वाला पार्ट सॉल्व करोगे। मतलब उसने ये दो अलग अलग क्वेश्चन दिए और दोनों क्वेश्चन से ही की वैल्यूज़ यहाँ से यूज़ करके आपने दोनों को प्रूफ करना है। यूनियन के लिए मैंने आपको पहला करवाया, आपने मुझे चेक करवाना है दूसरे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इंटरसेक्शन के लिए भी पहला करवा रही हूँ और आपने दूसरे वाला, बल्कि मैं दूसरा करवा देती हूँ, आप पहला वाला कर लीजिएगा। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन होंगे इस फर्स्ट के अंदर। जी बेटा, अब जो पार्ट नंबर बी यानी क्वेश्चन नंबर बी मैंने आपको समझाया है कि इसको समझें कि इस क्वेश्चन के लिए भी वो दोनों पार्ट्स जो है वो प्रूफ करने हैं। तो पहले वाले के लिए मैंने आपको फर्स्ट करवाया था, इस वाले के लिए मैं आपको सेकंड करवा देती हूँ। आपने दोनों ही करने हैं, यानी टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस के होमवर्क बनेंगे, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन है आपके पास मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन में हम अगर वैल्यूज़ पुट करें बेटा, नीचे कर लें या उसके आगे कर लें। सबसे पहले ए की वैल्यू बुक से देख के लिखी। मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ क्योंकि मेरे पास बुक सामने है, मैं नहीं लिखती। तो आप जब होमवर्क करोगे तो आप ए और बी की वैल्यू भी क्वेश्चन पहले ऊपर लिख के तो उसमें लिखोगे। सो ऑन 15 तक है बेटा, और सेंटर में इंटरसेक्शन, फिर बी। अब पहले तो ये समझना है कि ये किस किस्म की जो ना तरतीब दी हुई है आपको। 1 2 3, इसका मतलब एक तरतीब चल रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखें 6 से स्टार्ट हुई है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 के बाद 9 नहीं है, 10, यानी इवन नंबर्स का सीक्वेंस चल रहा है। 6 8 10 12 14 16 18 20। तो आपने पहले ये समझना है क्वेश्चन करने से पहले कि बेटा आपके पास किस तरह की तरतीब दी है। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते थे कि 6 के बाद 7 भी है, क्योंकि उन्होंने 6 के बाद खुद 8 लिखा है। वो पहले 2-3 टर्म्स लिखते हैं ताकि बच्चे को सीक्वेंस पता चल जाए, और वो जो आगे रिमेनिंग डॉट डाल देते हैं ताकि स्टूडेंट फिर खुद अब समझे कि अब इसके आगे क्या वर्ड आना है। वो एक छोड़ के एक लिख रहे हैं। तो यानी 2 का टेबल चल रहा है लेकिन 6 से शुरू हुआ है, ठीक हो गया। अब हमने इसका लेना है इंटरसेक्शन। इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। मैं लास्ट पे आपको इस दोनों की डेफिनेशन भी एक बार करवाती हूँ। पहले मैंने आपको इसके क्वेश्चन इसलिए करवा दी ताकि क्वेश्चन करने के बाद जब आपको डेफिनेशंस करवाऊंगी तब वो ज़्यादा आपको समझ आएंगी और ईजी लगेंगी। अगर मैं पहले करवाती तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आनी थी उनकी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन। आपने वो चीज़, आपके पास सपोज 2 बॉक्स हैं, आपको वो 2 बॉक्स में से कह रहे हैं जो आपके पास 2 बॉक्स रखे हैं और वो कह रहे हैं इनमें से कुछ चीज़ें निकालें, और वो चीज़ें निकालनी हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। यानी आप सेम चीज़ें सिर्फ निकाल सकते हो, बाकी बॉक्सेस में ही पड़ी रहेंगी। तो सेम चीज़ें कौन सी हैं? क्या 1 दोनों में है? नहीं। 2 दोनों में है? नहीं। 3 दोनों में है? नहीं। 4 इसमें है? 4 इसके बाद 4 आना था, 4 दोनों में है? नहीं। 5 दोनों में है? नहीं। 6 दोनों में है? हाँ है। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है तो 6 आ गया। 7 दोनों में है? नहीं, क्योंकि इधर 7 नहीं है, इधर 7 है। 8 दोनों में है? 8 दोनों में है बिल्कुल। 9 नहीं, 9 इधर 9 है लेकिन इधर 9 नहीं। 9 के बाद आता है 10, 10 इधर है और इधर भी है। 10 के बाद आता है 11, 11 इधर भी, इधर 15 तक सब है। 11 इधर भी है लेकिन 11 इधर नहीं है तो नहीं आएगा। 11 के बाद बेटा आएगा 12, 12 इधर भी है और 12 इधर भी है तो 12 आ जाएगा। 12 के बाद 13 दोनों में नहीं है, 14 दोनों में है, 15 दोनों में नहीं है। तो इसके बाद 15 के बाद तो ये ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें अभी भी हैं। इधर आएगा 18 भी आएगा, इधर आएगा 16 भी, इधर आएगा 20 भी, लेकिन वो चूँकि दोनों में नहीं है तो वो इधर आंसर में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहीं पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपने इसमें से वो वैल्यूज सीक्वेंस से देखते जानी है और लिखते जानी है, तो दोनों में है वो आंसर में आएगी। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब बिल्कुल मैं राइट हैंड साइड लिखती हूँ यहाँ से ये वाली और इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ। बी की वैल्यू बुक से देखी, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू बुक से देखी, यानी हमने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। आप बिल्कुल इसका इंटरसेक्शन लें, फिर छोटी वैल्यू से देखें 1 नहीं 6, फिर इसमें भी, यानी जब आप देखते जाओगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो हमने लास्ट पे देखा कि हमारे इन दोनों के आंसर सेम है।
तो हम लास्ट पे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बेटा ये देखें, मैंने आपको बी का क्वेश्चन शुरू किया और उसके लिए मैंने सेकंड वाला पार्ट करवाया। आपने बी के लिए फर्स्ट वाला पार्ट भी करना है, यानी दो क्वेश्चन हो जाएंगे इसके भी। तो ये बेटा एक पहला क्वेश्चन हमने आज कर लिया, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि इसको कंप्लीट करना है और मुझे चेक करवाना है। दूसरे नंबर पे आपका जो होमवर्क है वो आपकी डेफिनेशन होगी, जो मैं आपको यहाँ करवाऊँगी। यूनियन की डेफिनेशन इधर नहीं लिखी है आपके पास। सो बेटा एक और चीज़ मैं आपको करवा देती हूँ, यूनियन इंटरसेक्शन की डेफिनेशन इधर नहीं है, हम लास्ट से देख लेते हैं बुक के। बिल्कुल लिखी हुई है इधर, ये देखें, पीछे नहीं लिखी हुई लेकिन यहाँ पर लिखी, पेज नंबर 14 निकालें और ये देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी इज सेट विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी विद कॉमन एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वंस। उसने कहा जो ए यूनियन बी है उसमें दोनों के एलिमेंट्स आएंगे और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक बार लिखने हैं। मैंने कहा था जो दोनों में होंगे वो भी लिखने हैं, जो एक में है वो भी लिखना है, लेकिन जो दोनों में होंगे वो दो बार नहीं लिखने। तो ये है यूनियन की डेफिनेशन, ठीक है। ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। ऊपर लिखिए इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट, कि वो सेट होता है कंसिस्ट ऑफ, जो कि कंसिस्ट होता है ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही इंटरसेक्शन के आंसर में आएंगे। तो ये दो डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिए। और बेटा इसके नीचे एक लिखी हुई है प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन। तो ये मैं आपको अगर यहाँ से करवाऊँ, बल्कि ये कि यहीं से कर लेते हैं, पीछे बुक पे भी लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको ये तीनों डेफिनेशन को नोटबुक पे लिखना है आपने भी इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ किया, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। तो बेटा ये बात होती है कि अगर आपके पास दो सेट हों और आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल आ जाए, तो ये बेटा आपके पास एक लॉ बनता है। एक समझे, एक आपको उन्होंने प्रॉपर्टी बना के दे दी कि ये हमेशा प्रूफ होनी ही होनी है। तो इस वाली का नाम है एक प्रॉपर्टी का कम्यूटेटिव लॉ, और किसका है ये? यूनियन का ओवर यूनियन। अगर वो आपको कहें बेटा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बताइए या कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन बताएं, तो आपने ये वाला लिख देना है। ये बेटा इसमें है इंटरसेक्शन, कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर हमेशा इक्वल आता है। तो ये फिर क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ सेम पर ओवर इंटरसेक्शन, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन है। तो ये बेटा हमारे पास हो गया इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज और यूनियन की प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ये तीन डेफिनेशंस, ये प्रॉपर्टी है किस्म की, पर वो कह भी सकते हैं राइट कम्यूटेटिव लॉस, फिर आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। वो लिखे राइट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो पहला लिखोगे, राइट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप सेकंड वन लिखोगे। यानी इस सीक्वेंस से आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल और ये प्रॉपर्टी कर लेनी है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है। कल जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाऊंगी इस चैप्टर का, और इंशाल्लाह ये इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर फिर वाइंड अप हो जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।